साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं नोबेल प्राइज़ के हिस्ट्री के बारे में, क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी जानेंगे। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किनके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ये एक व्यक्ति थे, स्वीडन के केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे, इन्वेंटर थे, मैन्युफैक्चरर थे और इनका नाम जाना जाता है डायनामाइट की खोज के लिए। डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक था, एक्सप्लोसिव था, जिसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में, डिफेंस में, साथ ही साथ खदानों को उड़ाने में। जैसे खदान वगैरह में मिनरल वगैरह रहता है तो उसका सरफेस पहले एक्सप्लोसिव्स के द्वारा उड़ाना पड़ता है, जिसके अंदर से फिर मिनरल निकाला जाता है। तो डायनामाइट का यूज युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता है, खदान वगैरह निर्माण कार्य में, जैसे पहाड़ को तोड़ना फोड़ना है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड नोबेल, यही एक वो शख्स थे जिन्होंने 1895 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी। फाउंडर हैं ये नोबेल प्राइज़ के, और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हर एक साल दिसंबर मंथ में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। 10 दिसंबर के दिन इनके पुण्यतिथि के समय इनकी मृत्यु होती है, 10 दिसंबर 1896 में सैन रेमो, इटली में। और यही दिन जनरली 10 दिसंबर को ही दिया जाता है नोबेल प्राइज़। कितने क्षेत्र में? एट प्रेजेंट 6 क्षेत्र में, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था नोबेल प्राइज़ 1901 में, तो उस समय 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो जो नोबेल प्राइज़ का जो स्टार्टिंग है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरी है, वो जानते हैं, देखते हैं क्या स्टोरी है। तो इनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, 21 अक्टूबर 1833 को हुई थी। ये सब जानने की उतना ज़रूरत ध्यान में रखने की नहीं है, इनका बस जानना स्टोरी कैसे स्टार्टिंग हुआ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और 2024 में किनको मिला है। तो स्वीडन के हैं ये केमिस्ट, इंजीनियर, उद्यमी, आविष्कारक थे। किसका आविष्कारक? डायनामाइट। इन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोसिव की खोज की, एडवांस एक्सप्लोसिव, डायनामाइट से भी अधिक स्टेबल और उससे भी स्ट्रोंगर। ठीक है, तो डायनामाइट का उपयोग तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ होता है। इनके पिता इमैनुअल नोबेल थे, जो कि एक मैन्युफैक्चरर थे। इनका भी एक फैक्ट्री वगैरह था जिसमें माइन से संबंधित चीज़ें बनाई जाती थी। गन पाउडर का भी ये इस्तेमाल करते थे। गन पाउडर का प्रयोग, जैसे कोई भी चीज़ निर्माण कार्य करना है, बीच में पहाड़ आ गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा, गन पाउडर यूज से उसका किया जाता था। इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता था। तो उनके पिता ये थे, मैन्युफैक्चरर थे। जब क्रीमिया का युद्ध हुआ 1854-56 में, तो उस स्थिति में एक्सप्लोसिव मैटर यानी विस्फोटक की मांग बढ़ गई। तो इनके पिता ने एक छोटे पैमाने पर छोटे छोटे विस्फोटक बनाना शुरू किए, जिससे ये अमीर धनवान बन गए। इनके पास इनकम जनरेट हो गया बहुत सारा, तो पैसा आ गया। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षा क्षेत्र में खर्च करना शुरू किया, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ाया गया। और इन्होंने इनके जो इमैनुअल नोबेल, जो इनके पिता थे अल्फ्रेड नोबेल के, इनके पास 8 बच्चे थे, जिनमें 4 की मृत्यु हो जाती है, 4 की मृत्यु हो जाती है और 4 बच्चे बचते, जिसमें से एक अल्फ्रेड नोबेल थे। 1850 की बात है। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने 4-5 भाषाएं सीख ली, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, रशियन। और इनकी रुचि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थी। केमिस्ट्री में रुचि के कारण ही अपने ही घर में एक छोटे से लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, बेसिकली एक्सप्लोसिव्स पर, यानी कि विस्फोटक बनाते थे ये छोटे छोटे। और फिर ये यूएसए गए, फिर इटली गए पढ़ने के लिए। वहाँ पर उन्होंने इटली में एस्कानियो सोब्रेरो से मिले। एस्कानियो सोब्रेरो एक इन्वेंटर हैं। किसका इन्वेंटर है? नाइट्रोग्लाइसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लाइसरीन के खोजकर्ता कौन है? एस्कानियो सोब्रेरो। ये नाइट्रोग्लाइसरीन भी एक विस्फोटक था। जब डायनामाइट का खोज नहीं हुआ था तो उससे पहले इसी का प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता था, नाइट्रोग्लाइसरीन। लेकिन इसके साथ एक चैलेंजेस थी, चुनौतियाँ थी। क्या चुनौती थी? एक लिक्विड विस्फोटक था, लिक्विड विस्फोटक था, और इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत बाधाएं होती थी। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था एक, और ये काफ़ी अनस्टेबल होता था, कहाँ भी कहीं भी फूट सकता था। ये मतलब सेंसिटिव होता था। इसमें एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए इसको स्टेबल बनाने के लिए, निश्चित प्रेशर, ये दोनों में डिफरेंस होता था। तो ये अपने आप फूट जाता था, जिससे मतलब ले जाने वालों की भी क्षति पहुंचती थी। तो एक जगह से ले जाने में ये क्या था, परेशानियां थी इसमें। किसमें? नाइट्रोग्लाइसरीन। ये क्या है? लिक्विड विस्फोटक है।
तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने इसी का एक संशोधित रूप बनाया जिसका नाम डायनामाइट दिया। और उसको ले जाने में इधर उधर सिलेंडर में भी कैद किया जा सकता है, डायनामाइट को आसानी से मतलब ले जाया जा सकता है। इसको अस्टेबल बनाया। क्यों बनाया अस्टेबल, इसके पीछे भी स्टोरी है। 1857 और 63 में अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे एक्सप्लोसिव का पेटेंट करवाया। 1864 की बात है, 3 दिसंबर के दिन रात, तो नाइट्रोग्लाइसरीन नामक जो लिक्विड विस्फोटक था वो फट जाता है इन्हीं के फैक्ट्री में। किसके, अल्फ्रेड नोबेल का भी अपना एक फैक्ट्री था जिसमें वो बनाते थे नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह, इस एक्सप्लोसिव बनाते थे, उसको सप्लाई करते थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ उसकी नीड होती थी। तो फैक्ट्री में फट गया जिसमें 5 लोग की मृत्यु हो जाती है। 1864 की बात है। इसमें इनके छोटे भाई यंगर ब्रदर की भी मृत्यु हो जाती है। तभी से ये ठान लेते हैं कि इसमें कुछ एडवांस करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों की मृत्यु ना हो जो इसको बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन को। तो जब इनकी छोटे भाई की मृत्यु हो जाती तब इन्होंने ठान लिया था कि डायनामाइट हम बनाएंगे, मतलब नाइट्रोग्लाइसरीन का एडवांस रूप बनाएंगे जो स्टेबल हो, जो फूटे फाटे नहीं, ठीक है। तो 1867 में इन्होंने पेटेंट करवाया डायनामाइट का। डायनामाइट का प्रयोग खदान में, पहाड़ को तोड़ने फोड़ने में, निर्माण कार्य में, एक्सप्लोसिव के युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। तो 1867 में डायनामाइट क्या है, बेसिकली नाइट्रोग्लाइसरीन का ही एडवांस संशोधित रूप है जो कि काफ़ी अस्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधाएं होती थी और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता था। टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस होने पर भी ये सस्टेन कर जाता था। तो डायनामाइट क्या हो गया, एक स्टेबल एक्सप्लोसिव हो गया, स्थायी विस्फोटक। अब स्टार्ट होते हैं उनके जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि कैसे नोबेल प्राइज का स्टार्टिंग हुआ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक 1888 की बात है, एक एक्सप्लोसिव मतलब फैक्ट्री में ही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही जहाँ पर डायनामाइट वगैरह एक्सप्लोसिव में बनता था, वहाँ पर मिस्टेक से विस्फोट हो गया जिसमें लुडविग नोबेल कौन है ये हैं इनके बड़े भाई। किनके बड़े भाई, अल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाई हैं लुडविग नोबेल, ओल्डेस्ट ब्रदर हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है उसमें, बताइए। अभी 1864 में उन्होंने अपने एक छोटे भाई को खोया इसी कारखाने में, मतलब विस्फोट होने के कारण। फिर 1888 में अपने बड़े भाई को खोया उसी तरह विस्फोटक में, ये एक्सप्लोसिव मतलब फूट गया, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विस्फोटक फूट गया जिसके कारण लुडविग नोबेल की मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या छपता है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। फ्रांसीसी न्यूज़पेपर है एक, उन्होंने क्या छापा इनकी मृत्यु के बारे में। इन्होंने सोचा कि इनकी ही मृत्यु हो गई, किनकी, अल्फ्रेड नोबेल की ही मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु हुई थी वास्तविक में किसकी, लुडविग नोबेल की। इन्होंने न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्या छापा कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मृत्यु के सौदागर या मृत्यु के व्यापारी की मृत्यु हो गई। जब इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, कौन, अल्फ्रेड नोबेल ने, तो ये शॉक हो गए। उन्होंने सोचा कि हम लोगों को जो समाज के लोग हैं इस तरह से जानते हैं, मृत्यु के सौदागर के रूप में। तो इन्होंने कहा, शौक हो गया, इन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा तो इन्होंने सोचा कि जब हमारी मृत्यु होगी तब भी इसी तरह का हेडलाइन छपेगा। तो ये मतलब मानव के कल्याण के लिए नहीं है। तब इनको पर मतलब एक तरह का पश्चाताप क्रिएट हुआ, पश्चाताप अनुभव हुआ। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम अपनी संपत्ति का, 1895 की बात है ये, हम अपनी संपत्ति का, अपनी विरासत का अधिकतर भाग 90% से भी अधिक भाग इन्होंने क्या किया, डोनेट कर दिया। एक फंड में एक ट्रस्ट बनाया, उसमें अपनी संपत्ति को डोनेट कर दिया फंड में, न्यास में। अभी के तुलना में उनकी संपत्ति होती है $250 मिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। और फंडिंग कर दिया और कहा कि इस फंडिंग में इस जो सेविंग सिक्योरिटी के रूप में, फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने किया था इसको। जितना ब्याज मिलेगा हर साल उसी के ब्याज द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा 5 क्षेत्रों में, जिन्होंने उस साल इन 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया है, मानवता की कल्याण के लिए काम किया है। क्यों किया इन्होंने, कि इस प्रकार का न्यूज़ नहीं छपे, इनका नाम हो जब इनकी मृत्यु हो कि जो फाउंडर है नोबेल प्राइज़ की उनकी मृत्यु हो गई, ना कि डायनामाइट से लोग इन्हें जाने, ठीक है। तो अपनी संपत्ति का 250 मिलियन लगभग है आज के एट प्रेजेंट इसका वैल्यू, इन्होंने फंडिंग कर दिया एक न्यास में। और उनके ब्याज पर जो ब्याज मिलता है सालाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए नोबेल प्राइज़। इन्होंने 5 क्षेत्रों की नाम बताई थी, कौन कौन क्षेत्र में,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन या चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य, शांति के क्षेत्र में, पीस मतलब शांति, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए जो पिछले वर्ष उत्कृष्ट काम किए हैं, मानवता की भलाई के लिए काम किए हैं। तो ये हो गया। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया था, नोबेल कमेटी के द्वारा इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया, जो कि छठा। 8% 6 क्षेत्रों में दिया जाता है क्या, नोबेल प्राइज। ये सब याद रहना चाहिए, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब स्टार्टिंग हुआ, और जो उस साल जैसे 2024 में किन को मिला है, फिर आगे 2025 में किन को मिला है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 250 मिलियन हो गया। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यही था नोबेल प्राइज। और कुछ लोगों का मानना है कि अल्फ्रेड नोबेल के जो रिश्तेदार हैं उनमें कोई नहीं बचा था। इनकी माता, पिता, भाई सभी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 भाई थे, इसमें चारों की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पास इनके वसीयत को संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इन्होंने ये डोनेट कर दिया, तो ऐसा भी कहा जाता है। 1895 में नोबेल प्राइज की जो स्थापना हुई। 1901 में पहली बार पूछा जा सकता है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब वितरित किया गया, 91 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, पीस और लिटरेचर के क्षेत्र में कहाँ से दिया गया, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है वहाँ से। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, ठीक है। यही एक प्राइज है जो स्टॉकहोम से नहीं दिया जाता है, नॉर्वे से दिया जाता है। पीस का प्राइज कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे से। कौन कौन तय करता है कि किसको क्या मिलेगा प्राइज, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फॉर द साइंस, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के विनर को अनाउंस करते हैं। कौन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फॉर द नोबेल प्राइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर एक कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये मेडिसिन के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में तय करती है कि किसको मिलेगा। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के क्षेत्र में, और 5 सदस्यीय कमेटी जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होती है वो तय करती है कि पीस के क्षेत्र में किसे मिलेगा नोबेल प्राइज, ठीक है। और साइबेरिज, ये जो बैंक है, रिस्क बैंक जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का स्वीडन का, ये तय करता है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिलेगा। नोबेल प्राइज जो है अधिकतर 3 व्यक्तियों के दिया जा सकता है, एक नोबेल प्राइज। जैसे कि अभी 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को मिला है और फिजिक्स में भी 2 व्यक्ति को मिला है। तो अधिकतम 3 व्यक्ति में इसके प्राइज को बांटा जा सकता है, एक ही प्राइज को, चाहे वो मेडिसिन का हो चाहे फिजिक्स का हो, एक ही प्राइज को अधिकतम 3 व्यक्ति से अधिक नहीं दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज में क्या देता है, एक मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, पर्सनल डिप्लोमा डिग्री दिया जाता है और केस अवार्ड भी दिया जाता है। इसमें बहुत सारा पैसा मिलता है। केस अवार्ड किनका पैसा मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल के जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उन्हीं का मिलता है, उनकी वसीयत से। मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति का भी अनाउंसमेंट हो गया, जैसे कि अक्टूबर सितंबर में अनाउंसमेंट हो जाता है किसको मिलेगा नोबेल प्राइज और दिया जाता है 10 दिसंबर को, तो यदि अनाउंसमेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु अनाउंसमेंट के बाद होती है तो उन्हीं को दी जाएगी नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जिनको प्राप्त होता है उनको कहा जाता है नोबेल प्राइज लॉरिएट। क्या कहा जाता है, लॉरिएट। लॉरिएट एक सम्मान सूचक शब्द है। फर्स्ट भारतीय जिन्हें मिला है नोबेल प्राइज, तो साहित्य के क्षेत्र में, और पहला एशियन गैर यूरोपीय जो व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए, साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया, बंगाली लैंग्वेज में, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो इसमें पोएम है, पोएम का कलेक्शन है बहुत सारा। तो फर्स्ट एशियन थे ये और फर्स्ट गैर यूरोपीय, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट भारतीय महिला मदर टेरेसा को मिला शांति का नोबेल प्राइज। फर्स्ट फिजिक्स में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। फर्स्ट मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला था। इकोनॉमिक्स में तो ये सब ध्यान में रखना। केमिस्ट्री में वेंकट रमन रामाकृष्णा को मिला था। नोबेल प्राइज 2024 की कुछ बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स मेडिसिन के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान जिसे कहा जाता है, चिकित्सा भी कहा जाता है, उसमें 2 व्यक्ति विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुम को मिला जो कि यूएसए के बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। क्यों मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज हेतु। mRNA, पिछली बार यूपीएससी में क्या पूछा गया था, mRNA का पूरा रूप क्या होता है, तो मैसेंजर आरएनए, कन्फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पर है mRNA, तो इसका मतलब क्या होगा, माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या है, स्मॉल आरएनए हैं, छोटे छोटे आरएनए हैं
जो क्या करते हैं, नन कोडिंग होते हैं। नन कोडिंग मतलब नन कोडिंग मतलब जिसमें कोडिंग नहीं किया गया है, इसका जो फंक्शन है प्रोटीन के सिंथेसिस में नहीं होता है। नन कोडिंग मतलब यही हुआ, इसका कार्य प्रोटीन निर्माण में नहीं है। तो इसका क्या काम है? माइक्रो आरएनए का काम है जीन को एक्सप्रेस करना, साइलेंसिंग जीन को स्विच ऑफ करना कि अब इतना प्रोटीन बन गया, ये काफ़ी है, इससे अधिक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के निर्माण में कब बंद करना है, कब प्रोटीन अब नहीं बनाना, उसका प्रोडक्शन रोकना, इसमें ये सहायक है माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या करती है? मैसेंजर आरएनए से चिपक जाती है। ये मान लीजिए मैसेंजर आरएनए और माइक्रो आरएनए दोनों एक कुंडलित होती है, सिंगल स्टैंडर्ड। एक कुंडलित इस प्रकार होता है, 2 कुंडलित इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए है मान लेते हैं, इसमें ये चिपक जाएगी माइक्रो आरएनए और इसको स्विच ऑफ कर देगी कि अब इतना ही प्रोटीन निर्माण करना। इससे ये प्रोटीन की बात हो रही है, जिम वाले प्रोटीन की नहीं। इसमें जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सब भी क्या है? प्रोटीन है। इसका प्रोडक्शन अब रोकना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, तो ये सब मैसेंजर आरएनए में रहता है इन्फॉर्मेशन। इसको हिंट देती है कौन? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए प्रोटीन निर्माण बंद कर सकती है, एमआरएनए को ख़त्म, डिग्रेड कर सकती है। इसका यूजेज कैंसर, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज में किया जा सकता है, डायग्नोसिस में भी किया जाता है आगे आने वाले फ्यूचर में। फिजिक्स का नोबेल प्राइज एक यूएसए के हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड को मिला है और ब्रिटिश कनाडियन जोफ्री हिंडन को मिला है। किस लिए मिला है? डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इन मशीन लर्निंग के लिए मिला है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला है। मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये दोनों क्या चीज़ होता है? मशीन लर्निंग। ये दोनों ही एआई बेस्ड है। एआई क्या होता है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बेसिक इसका लेमन टर्म्स में समझें, एआई मतलब वैसा जो कंप्यूटर है, वैसा मशीन जो ह्यूमन को कॉपी करे, ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन के सोचने की क्षमता को, ह्यूमन को कॉपी करे कि ह्यूमन किस प्रकार निर्णय लेता है, किस प्रकार मेमोरी है, ये सब मतलब ब्रेन का कॉपी किया जाता है उसमें, उसके बुद्धि का कॉपी किया जाता है, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम पड़ा है इसका। तो एआई के गॉड फादर कहा जाता है हिंटन को, जिन्हें अभी 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। मशीन लर्निंग क्या है ये जान लेते हैं। एआई सिस्टम है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें क्या होता है? मशीनों को ट्रेनिंग दिया जाता है। मशीन मतलब इन द सेंस कंप्यूटर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार सोचता है, खुद से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें खुद से यानी कि डेटा के आधार पर ट्रेनिंग के माध्यम से भी सिखाया जाता है मशीन को। जिस प्रकार एक बच्चे को बड़े आदमी सिखाते हैं कि ये करना, ये ऐसे बोलना, ऐसे काम करना, ऐसे करना, ऐसे पढ़ना है, उसी टाइप का मशीन को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मशीन को छवि दिखाया जाएगा, ये छिपकली है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये जानवर है, तो वो ट्रेनिंग बेसिस पर डेटा क्रिएट करेगी अपने आप, और अपने आप ये आने वाले दिनों में अपने आप मतलब ये जब ट्रेनिंग इसका पूरा हो जाएगा तो अपने आप ये पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो ये बता सकती है ये छिपकली है। इसमें प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, यही इसका खासियत है। ठीक है, ट्रायल और एरर से सीखती है, कोशिश करने से, जिस प्रकार मनुष्य कोशिश करने से सीखता है और अपनी गलतियों से सीखता है, उसी टाइप का ये है मशीन लर्निंग। मतलब कॉपी किया गया है ह्यूमन ब्रेन को। मशीन लर्निंग के उपयोग है फ्रॉड रोकने में किया जा सकता है, हेल्थ सिस्टम में किया जा सकता है, डायग्नोसिस में किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे भयंकर बीमारी जैसे कैंसर वगैरह, ऑटोइम्यून का पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जाएगा तो उसका सोल्यूशन ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, स्पैम डिटेक्ट करने में, फेक स्पीच को डिटेक्ट करने में भी किया जा सकता है। लेकिन चिंता की भी बात है, कंसर्न है कि इसका प्रयोग जो है, इसका डिसीजन अपने डाटा के आधार पर करती है और इसका ट्रेनिंग जिस प्रकार दिया गया है, तो ट्रेनिंग जिस प्रकार देगा तो ये बायस हो जाएगा, एक पक्षीय होगा। ये बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में ना रखते हुए एक ही पक्ष पर डिसीजन दे सकती है, तो ये इसका निर्णय गलत हो सकता है। जॉब लॉस होगा, ऑटोमेशन पर आधारित है तो बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाएगा मशीन लर्निंग, जिससे लोगों का जॉब लॉस होगा। एथिकल कंसर्न है, हार्मफुल कंटेंट बनाया जा सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है, गलत स्पीच, गलत ये वो, गलत निर्णय बनाया जा सकता है इससे। मतलब कहा जाता है मशीन तो मशीन है, उसमें कॉपी करने, जो भी कोई चीज़ कॉपी किया जाता है तो संभावना है कि गलत भी हो, गलत का कॉपी किया है तो गलत ही होगा, तो मशीन ही है। मशीन कभी भी सोच नहीं सकता है, वो कॉपी ही कर सकता है। मशीन का एक क्या है हानि, इसका यूज कल्याण के लिए भी किया जा सकता है और हानिकारक मतलब हार्मफुल, डेंजरस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं। एथिकल कंसर्न, हर एक जो ये साइंस वाला टूल्स है उसमें एथिकल कंसर्न हमेशा रहता है।
न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क ये भी एआई टूल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें ह्यूमन ब्रेन को नकल करने की कोशिश किया जाता है। इसमें नोट्स बहुत सारे होते हैं, जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो कि सोचने, मेमोरी पावर, डिसीजन मेकिंग पर सहायक हैं, उसी तरह का नोट्स रहता है इसमें न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह को कलेक्ट करती है और सेंड करती है और अपना एक आउटपुट डिसीजन क्रिएट करती है। यही है न्यूरल नेटवर्क और यही है फिजिक्स का नोबेल प्राइज।